नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस खास पेशकश पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। हर हफ्ते एक नई हस्ती से मिलाते हैं और वो हस्ती हमारी न्यूज मेकर ऑफ द वीक होती है। और इस बार की न्यूज मेकर ऑफ द वीक एक ऐसी हस्ती है जो कि पूर्व ओलंपियन है, जो खिलाड़ियों की खिलाड़ी रही हैं, चैंपियन खिलाड़ी रही हैं, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मेडल जीते हैं। जब वो ओलंपिक में गई थी, जिस टीम का हिस्सा थी, उस टीम ने सबसे ज्यादा मेडल्स पेरिस ओलंपिक के अंदर जीते थे। ऐसी श्रेयसी सिंह मेरे साथ है, लेकिन चर्चा में वो है दूसरे कारणों की वजह से, क्योंकि वो बन गई हैं बिहार में मंत्री। और बिहार में मंत्री होना, एक महिला का मंत्री होना, एक खिलाड़ी का मंत्री होना, एक चैंपियन का मंत्री होना, क्या मायने रखता है, इन तमाम चीजों से पर बात करने के लिए मेरे साथ खुद श्रेयसी जुड़ गई हैं। श्रेयसी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई मंत्री पद संभालने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, इस बार किस पर निशाना है आपका? देखिए, निशाना और मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास का है। जिस ईमानदारी और सेवा भाव के साथ आज तक जमुई की जनता की सेवा की है, आगे भी उसी जिम्मेदारी का एहसास है और उस जिम्मेदारी को लेकर आगे बढ़ेंगे। इस ऐतिहासिक मैंडेट के बारे में क्या बोलेगी? जो मैंडेट मिला भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को, 243 में से 202 सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा जो है वो विधायकों का समूह बना। इस ऐतिहासिक मैंडेट के आप क्या कारण देखती है और क्या मानती है कि क्यों मिला ये ऐतिहासिक मैंडेट? निश्चित रूप से जो आपका सवाल है, जिस शब्द का आपने उपयोग किया कि ये ऐतिहासिक जीत है, और ये ऐतिहासिक जीत माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार की जीत है। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से भारत की सेवा कर रहे हैं, बिहार के लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आज जन जन के दिल में एनडीए की सरकार बसी हुई है। सही नीयत और सही नीतियों के साथ इस सरकार को आज जनता ने पुनः दोबारा चुना है और इतना बड़ा मैंडेट देकर आज सरकार को एनडीए की सरकार बनाई है। मैं आपने कहा बड़ा मैंडेट देकर, तो जिम्मेदारी का एहसास है आप लोगों को जो नए मंत्री बने हैं? निश्चित रूप से जिम्मेदारी का एहसास है, भी होना भी चाहिए। क्योंकि आज जिस तरह युवा हो या महिला हो, जिस तरह से आगे बढ़ के उन्होंने एनडीए की सरकार के लिए वोट किया है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर हम अपने लिए खास तौर से बोले तो एक हार्डवर्किंग महिला रहे हैं। पहले निशानेबाजी में उसी हार्डवर्क के माध्यम से अपने टैलेंट के से बिहार और भारत का नाम रोशन किए। आज एक मंत्री का पद मिला है, तो निश्चित रूप से अब जितनी भी 100% कैपेसिटी होगी, उससे आगे ही एक कदम काम करके दिखाएंगे। बिल्कुल आपने कहा, और मुझे हमारा बेस्ट ऑफ लक आपके साथ है कि आप इसी तरह आगे बहुत बेहतर ढंग से काम करके दिखाएं। सबसे पहले जानना चाहता हूं, आपका पहला प्रेम क्या है, राजनीति या खेल? मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब आज तक मैं खुद को नहीं दे पाई हूँ, तो आपके सामने, मैं मीडिया के सामने झूठ कैसे बोलूँ। क्योंकि जितना लगाव राजनीति से रहा बचपन में ही, उतना ही लगाव बचपन से खेल में भी रहा, और खास तौर से निशानेबाजी में। तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर मी। खेल को मिस करती हैं या अभी भी खेलती हैं? शूटिंग कोर्ट जाती हैं आप? आपने हमारे परिचय में बताया कि 2024 में हमें ये सौभाग्य मिला कि हम भारत की टीम का हिस्सा बन सके और ओलंपिक गेम्स तक जा सके। तो एक विधायक रहते हुए तो हमने खेल का साथ कभी नहीं छोड़ा। आज मंत्री बन गए हैं तो निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी है सामने, और खेल कहीं ना कहीं छूटेगा, लेकिन खेल के प्रति जो एक जुड़ाव है वो एक खिलाड़ी के रूप में नहीं, लेकिन अन्य और चीज़ों में अपनी भागीदारी निभा के खेल से जुड़ाव हमेशा रहेगा। मैं सबसे पहले आपसे एक बात समझना चाहूँगा, इतना अथाह प्यार जो नीतीश कैबिनेट को, नीतीश सरकार को युवाओं और महिलाओं को मिला, सबसे पहले मुझे महिलाओं का फैक्टर बता दीजिए। क्या फैक्टर था महिलाओं का जिसने बढ़ चढ़ के वोटिंग हुई? लगभग 8% ज़्यादा महिलाओं ने वोटिंग करी और जिसके फलस्वरूप नीतीश कुमार जी को इतना बड़ा मैंडेट मिला। बिल्कुल, आज देखिए कि एक सामाजिक लड़ाई जो नारी सशक्तिकरण की लड़ाई है, उसको सरकार ने साथ दिया, और आज नीतीश कुमार जी की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों ने आज महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो महिलाएं अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, असुरक्षित वातावरण रहता था, और शाम होने के बाद तो बिल्कुल ही अपने घर में सीमित रह जाती थी। आज बिहार इज़ दी ओनली स्टेट इन इंडिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा पुलिसकर्मियाँ आपको महिला के रूप में वर्दी पहनकर चौक चौराहे पे दिखेंगी। सबसे पहली सशक्तिकरण का जो कदम
है वो तो वहीं से शुरू होता है कि एक महिला पुलिस के यूनिफॉर्म में अगर बाहर हम लोगों की सुरक्षा कर रही है, उसी तरीके से महिला अपने आप को घर से बाहर निकलते समय सुरक्षित महसूस करती है। उसके बाद जीविका दीदी की योजना लाई गई, जहाँ पर एक आर्थिक सहायता भी महिलाओं को मिला और हर क्षेत्र में महिला आगे बढ़ रही है, चाहे वो खेल की हो या राजनीति की हो। मैं इन दोनों क्षेत्रों के बारे में इसलिए विशेषकर बात करती हूँ क्योंकि मैं इन दोनों क्षेत्रों से आई हूँ और मैंने खुद समाज को दोनों ही क्षेत्रों में बदलते हुए देखा है, अपने सामने देखा और खुद इस चीज़ को अनुभव भी किया है। तो आज हर क्षेत्र में, हर फील्ड में महिला आगे बढ़ रही है, महिला का साथ दे रही है और इसमें कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक बड़ी भूमिका निभाई है, जिस वजह से आज महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, सशक्त महसूस कर रही है। ठीक है, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रहे हैं कि ये जीत तो इसलिए है क्योंकि 10-10 हजार रुपए की रिश्वत महिलाओं को चुनाव से पहले दी गई और आचार संहिता चल रही थी, तब उनके खाते में पैसे डाले जा रहे थे। ये 10-10 हजार की रिश्वत का परिणाम है जिसके चलते ये मैंडेट मिला है। आप क्या कहेंगे इस आलोचना पर, आप क्या कहेंगे उनके इस बयान पर? मुझे लगता है कि जीविका दीदी की योजना कोई नई योजना नहीं है। जीविका दीदी की योजना को परिवर्तित करके आर्थिक सहयोग ज़रूर दिया गया, लेकिन आप मुझे बताइए, जब समय परिवर्तित होता है, आदमी उसके साथ परिवर्तित होता है, तो क्या नीतियों का परिवर्तन होना आवश्यक नहीं है? उसी नीति का परिवर्तन करते हुए आज आर्थिक सहयोग किया है। दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेकों बार सदन के माध्यम से ये कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन करा दीजिए यदि आपको इस चीज़ का भय होता है। तो विपक्ष तो उसमें भी हमारे साथ नहीं आती। ये पूरी तरीके से झूठ और जुमलेबाजी का माहौल क्रिएट किए ये लोग चुनाव के वक्त, और ये झूठ और ये जुमलेबाजी जनता ने एक्सेप्ट नहीं की। आज इसलिए एनडीए के पक्ष में मैंडेट है। आपने बिल्कुल सही कहा, झूठ और जुमलेबाजी। अब सवाल यह है कि झूठ और जुमलेबाजी कहां कहां हुई? क्या चुनाव के अंदर भी ये झूठ और जुमलेबाजी हुई? इस सवाल पर भी मैं आऊंगा, लेकिन मैं अब युवाओं के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। युवाओं ने कि ऑब्वियस चॉइस, पहले ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव होंगे, तेजस्वी यादव युवा हैं, उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनकी रैली में बड़ी संख्या में युवा आ रहे थे, लेकिन युवाओं ने भी, क्योंकि एक तिहाई मतदाता हैं वो 29 साल से कम के हैं बिहार में, ये फिगर भी हम जानते हैं, तो युवाओं ने जो वोट किया उसके आपको क्या कारण दिखाई देते हैं? मुझे लगता है कि देखिए, युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण आज एनडीए की सरकार द्वारा दिया गया है। जिस तरह से हम लोगों ने 2020 के चुनाव में 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था, आज अगर आप उस आंकड़े को देखेंगे तो 36 लाख प्राइवेट नौकरियां और 11.5 लाख सरकारी नौकरियां दी है, जो कुल आंकड़ा लगभग 50 लाख का होता है। तो जहां एक तरफ सरकार वादा करके मैनिफेस्टो के माध्यम से अगर वो वादों को पूरा करती है, तो उस सरकार के साथ तो युवाओं की जो उम्मीद है वो तो बनी रहेगी। आज सरकार ने 1 करोड़ जॉब अपॉर्चुनिटी देने का वादा किया है, साथ ही साथ डोमिसाइल नीति लागू की। आज खेल के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। वहीं पर आज 1 रुपए के जो लैंड बैंक था हमारा, जो मात्र 7,000 एकड़ का था, आज उसको बढ़ा के 15,000 एकड़ कर दिया गया है। और 1 रुपए पे वापस उन उद्योगपतियों को, उद्यमियों को बिहार आमंत्रित किया जा रहा है। शर्त सिर्फ एक है कि काम करने वाला व्यक्ति, यानी कि रोजगार जिस व्यक्ति को मिले वो बिहारी होना चाहिए। तो युवाओं की एक बहुत बड़ी उम्मीद एनडीए के साथ जुड़ी हुई है और निश्चित रूप से यही कारण रहा कि चुनाव में भी एनडीए के साथ यूथ और महिला खड़ी रही। श्रेयसी, आपने खुद ने बेरोजगारी और पलायन पर बहुत बड़ी चिंता जताई थी अपने इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है और आप लोग कैसे एड्रेस करेंगे इसको? निश्चित रूप से बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत गंभीर विषय भी है और रहा भी है। ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत 5 वर्षों में इस पे काम नहीं किया, लेकिन आप याद कीजिए जंगल राज का वो समय कि यहाँ से बड़े बड़े उद्योगपति, यहाँ से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आफ्टर ऑल गए क्यों? बिहार छोड़ा क्यों गया? बिहार इसलिए छोड़ा क्योंकि मूलभूत सुविधाओं को धरातल पर नहीं उतारा गया था। ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना हमारे पास रहने का घर का मकान था, ना पीने का पानी था, ना बच्चों को वो शिक्षा मिल रही थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने सालों में काम करके लगातार जब नई नई नीतियों को धरातल पर उतारा, तो ये मूलभूत सुविधाओं को घर घर पर पहुंचाने का काम किया और आज नीति को सुधारते हुए उद्यमियों को वापस बुलाया। तो निश्चित रूप से ये जो मुद्दा है बहुत गंभीर है और सरकार गंभीरता से इस मुद्दा का सामना भी कर रही है। मैं आशा और उम्मीद रखती हूँ कि आने वाले 5 साल में ये जो बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा बार बार युवाओं का सामने आता है, इसमें हम लोगों को एक बड़ी जीत हासिल होगी।
मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, आपने कहा दूसरे राज्य के अंदर वो क्यों जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि बिहार के लोगों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। ये तो टॉयलेट धोते हैं, ये तो फलाना छोटा काम करते हैं, ये तो झाड़ू लगाते हैं। ये जो मार्का बन गया है एक बिहारी के पीछे, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? और एक तो नारा आया था, लेकिन वो नारा दब गया, गर्व से कहो हम बिहारी हैं। लेकिन क्या ऐसे किसी कैंपेन को करने की जरूरत है? क्या एक युवा के तौर पर ऐसे किसी कैंपेन की आप शुरुआत करना चाहेंगी? एब्सोल्युटली, देखिए इस तरह का कैंपेन चलते रहना चाहिए। ये लड़ाई जो है, ये जो इस तरह का अपमान कई बार बिहारियों को बिहार छोड़कर दूसरे राज्य में मिलता है, इसमें वाकई में दिल में तकलीफ भी होती है। और आज हम लोग, आप तो हम जानते हैं कि हमने निशानेबाजी भी की तो बिहार के लिए की। आज बिहार के लिए हम लोग बिहारियों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। जितनी भी नीतियां आज आई हैं, ये इसलिए आई हैं ताकि बिहारियों को दूसरे राज्य में जाके अपमानित न महसूस करना पड़े। और आज मुझे लगता है सिर्फ मैं ही नहीं, अनेकों और ऐसे अदर क्षेत्र में लोग हैं जो बिहारी होकर गर्व से दूसरे राज्य या दूसरे विदेश में भी जाकर कह रहे हैं कि मैं बिहार से आता हूँ। और इस तरह की चीज़ों से या इस तरह के नैरेटिव को बदला जा सकता है। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि आपने कहा कि इंडस्ट्रीज को आना चाहिए, इंडस्ट्रीज को हम इनवाइट कर रहे हैं, एक एक रुपए पर उनको ज़मीन भी दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, जो दो बड़ी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए, वो चाहिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और माल को दूसरी जगह पहुंचाने की सुविधा। तो एक, क्या उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है? और बी, क्या लैंडलॉक स्टेट होने की वजह से इन्वेस्टमेंट का उस तरह का माहौल उपलब्ध है? क्या उस तरह की फैसिलिटीज दी जाएंगी सरकार की तरफ से, जो अगर इंडस्ट्रीज आना चाहे उसको? तो आज अगर आप बिहार आकर देखिए तो आप पूर्व के बिहार से और आज के बिहार में आप अंतर खुद देख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई भी ऐसा राज्य है जिसमें इस गति से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आगे बढ़ाया गया है। वाकई में नीतीश कुमार जी को मैं तहे दिल से बधाई देती हूँ कि उन्होंने इस तरह का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिहारियों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, आज धरातल पर उतार के दिखाया है। और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो एक्सप्रेसवेज के हैं, बाईपास के हैं, जो बिहार में आज स्वीकृत हो चुके हैं और जल्दी बनने जा रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की कि हम लोग टोटली लैंड गवर्नड है और दूसरा कोई जरिया नहीं है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड दिस इज़ अ जियोग्राफिकल मैटर। हम लोग डेफिनेटली समुद्र के निकट नहीं हैं, लेकिन हम लोगों ने जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आज तैयार किया है, मुझे लगता है कि मैं इसमें गलत नहीं हूँ। आप बिहार के अलावा कोई भी ऐसा राज्य बता दीजिए जिसमें इस तरह का काम विगत 5 या 10 वर्षों में देखने के मिला हो। शिक्षा आपके लिए बड़ा चैलेंज होगा, और शिक्षा को लेकर कहा जा रहा है कि शिक्षा में तो आमूलचूल क्रांति की जरूरत है बिहार में अब भी। हाँ, ये मैं मानता हूं, IIT बने हैं, IIM बने हैं, लेकिन जो बेसिक शिक्षा है उसके वैल्यू सिस्टम के अंदर और उसके सिस्टम के अंदर सुधार लाने की बेहद जरूरत है। क्या आप ये बात मानती हैं श्रेयसी? एब्सोल्युटली, एजुकेशन में अभी बहुत काम होना बाकी है, लेकिन जो आज काम हुआ है उसको हम नकार नहीं सकते। देखिए, जहाँ पर स्कूल्स नहीं थे वहाँ पर स्कूल्स बनाए गए हैं, जहाँ पे शिक्षक नहीं थे वहाँ पे शिक्षकों की बहाली की गई है। जो भी धीरे धीरे नियत और नीतियों को बदलते हुए आज शिक्षा में जो काम हो रहा है वो वाकई में महत्वपूर्ण है। और उसी से निकल के आज बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसर्स अनेकों क्षेत्र में लोग जाकर काम कर रहे हैं, जो बिहार से अपनी एजुकेशन प्राप्त किए हैं। तो काम करना और ज़रूरी है, लेकिन जो काम हुआ है उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। ठीक है, आपने कहा जो काम हुआ है उसको अनदेखा नहीं कर सकते, लेकिन एक बड़ा सवाल, आप खुद एक राजनीतिक परिवार से आती है, आपकी माताजी सांसद रही हैं, आपके पिताजी केंद्र में मंत्री रहे हैं, और आज ही RJD ने एक हमला किया है वंशवाद का आरोप लगाते हुए। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो 26 मंत्री बने हैं उनमें से 10 तो जो हैं वो परिवारवाद से ही निकले हुए हैं। इस आलोचना को आप कैसे लेती हैं, क्योंकि बीजेपी RJD के इसी परिवारवाद पर सबसे ज़्यादा निशाना साधती है? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि RJD को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो खुद वंशवाद से ग्रसित हैं। जहाँ तक बात हमारी आती है, आपके दर्शकों को और आपको बखूबी पता है, हमारे पिताजी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कभी भी अपने परिवार में किसी और को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया, और ये हमेशा कहे कि जब जब राजनीति करना तो सेवा और ईमानदारी के साथ करना। पहले खुद कुछ बन जाना, उसके बाद
राजनीति में आना। आज अगर हम राजनीति में आए तो हमारे पिताजी को गुजरे हुए 10 साल हो गए थे, उसके बाद हमने अपना पहला कदम रखा। साथ ही साथ निशानेबाजी में अपनी पहचान बनाए, अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत रहे, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण और रजत पदक दोनों विजेता रहे। आखिरी में हमें भारतीय जनता पार्टी ने साथ दिया, समर्थन दिया, टिकट दिया, तो हम चुनाव लड़ पाए और ऐसे क्षेत्र से लड़े जहां पर हमारे पिताजी ने जनप्रतिनिधि बनने का काम नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वंशवाद को एक नज़रिए से देखने का तरीका गलत है। आप ये देखिए कि अगर एक एजुकेशनिस्ट का बेटा एजुकेशन के क्षेत्र में आना चाहता है तो उसको बढ़ावा मिलता है। अगर एक मीडिया हाउस का बेटा या बेटी अगर आज जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो उसको बढ़ावा मिलता है। निश्चित रूप से हम जब पैदा होते हैं और धीरे बड़े होते हैं तो हमारे लिए सबसे पहले हमारे रोल मॉडल्स हमारे माता पिता होते हैं। जो कार्य वो करते हैं उस कार्य से अपने आप अटैचमेंट होता है, लगाव होता है। तो किसी भी बच्चे से ये कह देना कि जस्ट बिकॉज योर फादर वाज अ पॉलिटिशियन यू कैन नॉट बिकम अ पॉलिटिशियन, ये गलत बात है। और डेमोक्रेसी एक ऐसी जगह है जहाँ पर जनता आपको मैंडेट देती है, जनता आपको चुनकर भेजती है। जो जमुई का 41,000 का रिकॉर्ड 2020 में हमने बनाया था, इस बार 2025 में उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 54,000 का एक नया रिकॉर्ड बना है। तो आप मुझे बताइए कि अगर आरोप सिर्फ वंशवाद का होता तो जमुई की जनता इस तरह से बड़ी सपोर्ट में कैसे बाहर निकल के वोट करती। यही तो तेजस्वी भी कहते हैं। हमने पहले भी कहा है कि विरासत में हमें राजनीति और निशानेबाजी नहीं मिली, विरासत में संस्कार मिले। संस्कार यही मिले कि ईमानदारी और सेवा भाव के साथ राजनीति करना। यही तो तेजस्वी यादव कहते हैं। बोलते हैं मैं नेता हूं, मुझे भी पब्लिक ने चुना है, विधायक हूं, राघोपुर से जीत के आया हूं और उप मुख्यमंत्री बना तो गलत क्या? असल में तेजस्वी यादव जी इतना जो हमने शब्द पहले भी इस्तेमाल किया था कि इतनी जुमलेबाजी करते हैं कि उनकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस बार भी आपका निशाना बुल्सआई लगे, बिल्कुल बिल्कुल बुल्सआई निशाने पर आपका ये पूरा का पूरा करियर जाए एक मंत्री के तौर पर। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आज दादा दिग्विजय सिंह को आप कैसे याद करना चाहती हैं? अगर आज उन्हें पता होता कि आप खेल मंत्री बनी हैं, वो भी बिहार जैसे इतने बड़े राज्य की, तो बहुत खुश होते। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं कि 1990 में जब हमारे पिताजी ने अपना पहला शपथ लिया था, आदरणीय चंद्रशेखर सिंह जी की सरकार थी उस वक्त, 20 नवंबर को ही उन्होंने भी पहला शपथ अपना लिया था और कल 2025 में उसी दिन पर मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मेरे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट था कि मैं भी उसी दिन शपथ ले रही हूँ जिस दिन हमारे पिता ने लिया था। और वो जहाँ भी होंगे आई एम श्योर ही इज़ ब्लेसिंग मी। मैं उनसे अपनी तुलना नहीं कर सकती क्योंकि उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा था और जैसा आपने भी उनको याद किया, बहुत से लोग उनको आज भी बहुत आदर और प्रेम के साथ याद करते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत उनकी तरह बन पाऊँ और वही मेरी असली जीत होगी। मुझे याद है आपकी माताजी पुतुल कुमारी जी को मजबूरी के अंदर चुनाव के अंदर आना पड़ा क्योंकि असामयिक देहावसान हो गया था आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का। तो वो तो एक एक्सीडेंट में आई, लेकिन आपने राजनीति में आने के बारे में शेयसी कैसे सोचा? आई थिंक हाँ, माँ बाई इलेक्शन तब लड़ी थी जब पिताजी गुजर गए थे, तो उस परिस्थिति में उनका आना उचित सबको लगा, जितने भी हमारे सलाहकार थे। मेरा राजनीति में आने का, जब हम लोग सब लोग ओलंपिक गेम्स की तैयारी कर रहे थे, कोविड आ गया था और 2020 के ओलंपिक गेम्स में मेरा चयन नहीं हुआ था। ओलंपिक गेम्स का चयन नहीं होना, और जब हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत लोग एक्टिव हुए थे कोविड के दौरान, तो काफ़ी सारे सोशल मीडिया इंटरेक्शंस के माध्यम से बिहार के युवाओं से बात करने का मौका मिला और हर एक युवा के दिल से एक आवाज़ आई कि दीदी आप भी पॉलिटिक्स में आइए। ख़ास तौर से बांका जमुई जो अपना दक्षिण क्षेत्र पड़ता है, वहाँ से बहुत सारे लोग जुड़े और उन्होंने कहा कि आपको भी राजनीति में आना चाहिए। और आई थिंक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का ये निर्णय था कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, टिकट दिया और चुनाव लड़ने का एक मौका दिया। तो कहीं ना कहीं राजनीति से संबंध था। पिताजी की बात भी याद आती थी कि पहले ज़रूर खुद कुछ बन जाना, उसके बाद राजनीति में आना। लोग को ये ना लगे कि सिर्फ, जैसा आप अभी चर्चा भी कर रहे थे, कि सिर्फ एक पिता के पॉलिटिशियन होने के वजह से बेटी या बेटे का भी एक अधिकार बनता है। लोगों को ऐसा विश्वास नहीं होना चाहिए।
जब 2020 का समय आया विधानसभा चुनाव का, तब तक अर्जुना अवार्ड हमको मिल चुका था। राष्ट्रमंडल खेलों में हमने पदक जीते थे। तो कहीं ना कहीं मन में एहसास भी था कि जो निशानेबाजी से जिस मुकाम को हासिल करना था, एक उम्र पर आकर हमने उस मुकाम को हासिल किया था, तो हम राजनीति में अपना कदम रख सकते हैं। मंशा बचपन से यही रही कि बिहार के लिए काम करें, जहां भी व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़े, बिहार को अपने साथ लेकर आगे बढ़े। आप याद कीजिए कॉमनवेल्थ गेम्स का वो दिन जब स्वर्ण पदक जीते थे, मीडिया हाउस में हम लोग गए तो सब लोगों ने सवाल किया, यू कम फ्रॉम इंडिया, आप भारत से आती हैं, बट वेयर इन इंडिया डू यू कम फ्रॉम। और उस दिन गर्व के साथ हमने कहा था कि हम भारत में बिहार से आते हैं, जमुई हमारा घर है। अगले दिन ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर में छपा दैट बिहार गर्ल विंस गोल्ड फॉर इंडिया। तो आई थिंक धीरे ही या छोटी ही चीज़ों में बिहार को अपने साथ लेकर चलने की मंशा हमेशा से या बचपन से इनग्रेन्ड थी, और उसी मंशा को लेकर हम लोग राजनीति में आए। आज जहाँ एक तरफ पिताजी का ब्लेसिंग तो प्राप्त है, माँ का साथ और सहयोग भी प्राप्त है। आपने जब पहला चुनाव लड़ा था तो मन में धुकधुकी बजी थी, ये मैं क्या करने जा रही हूँ, शूटिंग में तो बिल्कुल मैं चैंपियन हूँ, चुनाव में कहीं गड़बड़ा ना जाए मामला, या मैं जनता की एस्पिरेशन कभी पूरी भी कर पाऊंगी? कभी मन में डाउट आता था? डाउट नहीं आता था, क्योंकि खुद के काम करने पर भरोसा था। अपने आप को पहचानना आदमी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमने अपने आप को एक हार्ड वर्किंग महिला के रूप में पहचाना है। हमने को पता है कि जब जब अपॉर्चुनिटी आती है तो हम कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। तो डाउट गलत शब्द है, हाँ नर्वसनेस बिल्कुल थी, पहले चुनाव में भी थी, दूसरे चुनाव में भी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसा हमने कहा कि जमुई की जनता ने अपार प्रेम और अपार आशीर्वाद मुझे दिया। मैं वाकई में आज आभार एक छोटा शब्द हो सकता है, आभार तो प्रकट करती ही हो, लेकिन मेरे मन में जो जमुई की जनता के लिए, मेरे परिवारजनों के लिए जो हृदय में जो भावना है, वो शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कोई शौक, कोई इच्छा, कोई मन में कोई फिल्में देखना, घूमना फिरना, क्या आपके जो है मुझे पता नहीं आपको कितना टाइम मिल पाता है, आप समय निकाल भी पाती हैं कि नहीं पाती हैं, लेकिन शौक क्या क्या है? व्हाट आर योर हॉबीज? अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि समय, आई नो बट अभी हम लोग जो बात की चर्चा कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा समय कहाँ से हम लोग चुराते हैं और क्षेत्र में देते हैं या काम के प्रति देते हैं, अपनों से समय चुरा के देते हैं। तो आज हम यही उम्मीद करते हैं कि अपनी माताजी, अपने बहन, अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ कुछ समय उनको वापस दे सके। आई लाइक टू हैव अ नाइस डिनर और नाइस लंच विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि जितना सपोर्ट उन लोगों ने मुझे, आज 34 साल मेरी उम्र हो रही है, तो जितना सपोर्ट और साथ उन लोगों ने दिया, मैं कुछ साथ सपोर्ट उनको भी वापस दे सकूं। अदर देन दैट आई लव कुकिंग मटन। हम लोग के गिधौर में एक बहुत अच्छी रेसिपी है जो दो प्याज़ा का अपना वर्जन है, गिधौरिया मीट के नाम से। वो बनाने का, खाने का और खिलाने का शौक़ रखते हैं। बहुत अच्छा, मेरा फेवरेट है। मुझे आपके पास एक दिन टाइम लेके, अपॉइंटमेंट लेके इस मटन को ही खाने आना पड़ेगा। हालांकि दादा के साथ मैंने कभी नहीं खाया। बिल्कुल बिल्कुल। संयोग कुछ ऐसा रहा कि दादा के साथ कभी नहीं खाया। आपको अब पापा जितना अच्छा तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको हम बेहतरीन खिलाएं। ठीक है। अब एक सवाल मैं मंत्रिमंडल के बारे में पूछना चाहूँगा। 3 महिलाएं हैं मंत्रिमंडल में सिर्फ, और 3 महिलाएं आपको नहीं लगता कम है? क्योंकि ये 33% नहीं होता। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय है, आगे आने वाले समय में जब एक्सपेंशन होगा तो और महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिलेगा। ठीक है। और चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूँगा, पॉलिटिक्स में आपके आइडियल कौन है? कौन है आपके आदर्श पॉलिटिक्स में? देखिए, कल आपने सुंदर सजा हुआ मंच देखा था ना, उस मंच पर कितने सारे ऐसे लोग थे जो हमारे लिए एक प्रोत्साहन देने का काम करते हैं, जिनको हम अपना सीनियर मानते हैं, शीर्ष मानते हैं, और उनसे समय समय पर
काम करने का, सीखने का मौका मिलता रहता है। सर्वोच्चम पद पर निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है। वहीं कहीं ना कहीं बिहार में नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से इतने लंबे समय तक सरकार में बने रहे, सरकार को उन्होंने चलाया, और आज भी जब हम लोग चुनाव में गए तो कोई एंटी इनकम्बेंसी का नाम नहीं लेता है। तो दोनों के ही मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिलेगा। दोनों ही हमारे लिए रोल मॉडल हैं, और पिछली बातें याद करते हैं, जब पिताजी का वो दौर याद करते हैं तो पापा की याद बहुत आती है। सबसे बड़े मेंटोर, सबसे बड़े रोल मॉडल हमारे लिए हमारे पिता हैं। चलिए शेषी, आप हमसे जुड़ी, इतनी सारी आपने बातें की, आपको बहुत बहुत बधाई और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि आगे का काम आप जिस एक्सीलेंस से खेल में करती आई हैं उसी एक्सीलेंस से कैबिनेट के अंदर भी करें। हम यही बात आपको कहना चाहेंगे। आप हमसे जुड़ी, आपने हमसे बातचीत के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी इस खास पेशकश पॉइंट ब्लैंक में ये थे इस हफ्ते के हमारे मेहमान, हमारी मेहमान शेषी सिंह, बिहार सरकार की कैबिनेट मंत्री, जिन्हें मिला है सूचना और प्रौद्योगिकी और साथ ही साथ खेल विभाग। और शेषी सिंह जो हैं एक चैंपियन हैं, और उम्मीद की जानी चाहिए कि अपनी इसी चैंपियन जो उनका ये जो करिश्मा है एज ए चैंपियन, वो इसको बिहार के सरकार में भी दोहराएंगे।